सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पी बाई क्यू आपको एग्रीकल्चर के करवा दिए थे जो कि एजीटीए में आए थे, है ना। तो कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न वाली सीरीज आज स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसका सेशन नंबर 1 है आज। कौन सा सेशन है बच्चों? पहला सेशन है ना। तो हम आपको पहले ही बता दें कि हम शुरुआत के और लास्ट में आपको कुछ चीजें बताएंगे अपने बैचेस के बारे में। बाकी टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज किन किन के लिए चलने वाली है? तो अभी फिलहाल के लिए चूंकि आपका यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी की परीक्षा भी टलेगी, है ना। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, है ना। तो इसमें हम करीबन 100 सीरीज आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज में करवाने वाले हैं, 100 सेट, ठीक। जिसमें आपका यूपी एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक और यूपी टीजीटी एंड एलटी ग्रेड के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये कक्षाएं होने वाली है। डेली एक क्लास होगी आपकी आज शाम को 8 बजे, जो कि आपकी सोमवार से शनिवार तक ये चलेगी, है ना। सोमवार से शनिवार रोजाना ब्रह्मास्त्र सीरीज के लिए आप लोग तैयार रहिए रात में 8 बजे, ठीक है। गुड इवनिंग देवेंद्र कुमार जी। यदि आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए विजन एग्री एकेडमी को। हमारा देखो कृषि प्राविधिक सहायक का बैच 1 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका कृषि, यूपीजीके और कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया है। जिसमें आपको कंप्यूटर, यूपीजीके और कृषि के जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसमें मिलने वाली है। मीडियम रहने वाला हिंदी माध्यम और डाउट सेशन इसमें मिलने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इस बार हमने आपको टेस्ट सीरीज एजीटी में आपका जो है ये तो देंगे ही, साथ में साथ मतलब एक है एग्रीकल्चर तो देंगे ही, साथ में साथ कंप्यूटर, यूपीजीके के सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट ये भी हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो 1999 इसका प्राइस है, फाउंडेशन बैच है। आपको मिलने वाला है मात्र 999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल की वैलिडिटी है, प्राइस मात्र 999 रुपए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अभी जो है हमारा थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है प्ले स्टोर पर नेम को लेकर। तो अभी हमारा जो ये ऐप है ना, विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर शो होगा, विजन बैंकर्स एकेडमी डाउनलोड कर लेना तो विजन एग्री एकेडमी के नाम से आ जाएगा, क्योंकि आपका प्ले स्टोर पर थोड़ी दिक्कत चल रही है ना। साथ ही साथ गन्ना पर्यवेक्षक के लिए भी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको लाइव और आपका यूपीजी के कंप्यूटर और कृषि करवाने वाले हैं, और सारी चीजें वही रहेंगी जो एजीटीए में। ये भी आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा 999 में। आप कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का सिलेबस जो है समान है। वो तो अलग अलग बैच लाने का मतलब ये है बच्चों कि आप लोग जो है कहते हैं कि मुझे गन्ना पर्यवेक्षक की करनी, इस वजह से मैं अलग से बैच लाया हूं। यूट्यूब पर चल तो रही है भैया क्लास, यूट्यूब पर भी चलेगी। साथ में साथ कृषि प्राविधिक सहायक के लिए स्टडी मटेरियल कंप्लीट जो है 8 किताबें मिलने वाली हैं 1999 में हिंदी माध्यम, और 10,000 एमसीक्यू वाली क्लास, 7 थ्योरी वाली क्लास किताबें हैं, और आपकी जो है एक जो है 10,000 एमसीक्यू वाली किताब है जो कि हमारे ऐप पर उपलब्ध है। साथ में साथ कृषि प्राविधिक सहायक के लिए 100 बुकलेट, 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन बुकलेट या 100 जो है प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं आपको, जिसमें 100 फुल टेस्ट मिलेंगे पीडीएफ ई बुक के रूप में, हिंदी और आपके इंग्लिश में रहेंगे। डाउनलोडेबल पीडीएफ रहने वाली हैं, 749 रुपए में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 100 प्रैक्टिस सेट समथिंग 10,000 एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें आपका यूपी जी के जैसा आपका पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नए टेस्ट आपको मिलने वाले, पुराने नहीं देंगे, नए देंगे, ठीक है, नए देंगे आपको, ठीक। सेम आपका गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। और जो बच्चे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 199 15 बुकलेट हम जो है तैयार कर रहे हैं इनके लिए, तो 15 बुकलेट एलटी ग्रेड वालों के लिए भी तैयार है, ठीक। और साथ में साथ पीजीटी की 30 बुकलेट प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है, पहला क्वेश्चन है, इनिशिएशन ऑफ मिल्क सीक्रेशन इज कॉल्ड एज, दूध स्राव की शुरुआत को क्या कहा जाता है? भैया जब आपका जो गाय है या भैंस है जो दुग्ध स्राव प्रारंभ करना शुरू करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेस सॉरी गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोपियोसिस, या नन ऑफ द एबव। बताइए सही उत्तर क्या होगा यहां पर।
ए, बी, सी या फिर डी। आपका जो है मिल्क सीक्रेशन को जब बफेलो स्टार्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर की बात करें तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस की बात करें तो आपका दुग्ध स्राव का प्रारंभ होना, पशु में दुग्ध स्राव का क्या होना बच्चों? प्रारंभ होना, है ना। दुग्ध स्राव का प्रारंभ होना क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस। और गैलेक्टोपियोसिस की बात करें तो आपकी जो लैक्टेशन है या दुग्ध स्राव है उसको बनाए रखना, है ना। गैलेक्टोजेनेसिस क्या कहलाता है? दुग्ध स्राव जो हो रहा है उसको बनाए रखना क्या कहलाता है? आपका गैलेक्टोपियोसिस कहलाता है, सॉरी गैलेक्टोपियोसिस कहलाता है। तो बच्चों ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें और लैक्टोजेनेसिस की बात करें तो यहां पर देखिए ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, ग्लाइकोजेनोलिसिस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण होना और लैक्टोजेनेसिस स्तन ग्रंथि से दूध का संश्लेषण और स्राव, दूध का बनना और उसका स्राव होना क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस। अगली टर्म्स की बात करें गैलेक्टोपियोसिस, तो बच्चों दूध स्राव या दूध उत्पादन स्थापित होने के बाद स्तनपान को बनाए रखना या लैक्टेशन को बनाए रखने की प्रक्रिया, है ना। लैक्टेशन को बनाए रखने की प्रक्रिया जो होती है वो गैलेक्टोपियोसिस होती है ना। इन्वोल्यूशन की बात करें तो वह अवस्था या फिर कहें इन्वोल्यूशन वह अवस्था होती है जब गाय बछड़े को जन्म दे देती है, उसके बाद जो उसका जो पेट होता है नॉर्मल अवस्था या सामान्य स्थिति में जो पहुंच जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आपका इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो वह अवस्था जिसके दौरान गाय का गर्भाशय ब्याने के बाद अपने नियमित आकार में आ जाता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भवती गाय का गर्भाशय गर्भ धारण से पहले की स्थिति में वापस आ जाता है। मतलब ये कहें जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उससे जब उसने ये कहें कि गर्भ धारण नहीं हुआ था उससे पहले की स्थिति में आ जाता है। फिर बच्चों मेमोजेनेसिस, दूध ग्रंथि का क्रियाशील अवस्था में आना या स्तन जो ग्रंथियां हैं या दुग्ध ग्रंथियां हैं उनका एक्टिव होना, है ना। स्तन ग्रंथि या फिर दुग्ध ग्रंथियों का एक्टिव होना क्या कहलाता है? मेमोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमोजेनेसिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ रेगुलर बियरिंग वेराइटी ऑफ मैंगो, नियमित उपज देने वाली किस्म। मतलब ये कहें कि जिसमें हर साल फल लगते हैं वह कौन सी किस्म है बच्चों? किसकी? आपकी आम की। आम की नियमित उपज देने वाली किस्म कौन सी है? ऑप्शन ए है चौसा, बी लंगड़ा, सी आम्रपाली या डी अल्फांसो। ऐसी कौन सी किस्म है आपकी आम की जो नियमित तौर पर या नियमित रूप से या फिर कहें हर साल जो है फल देती है? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों यहां पर बात करें तो नियमित जो आपकी फल देने वाली किस्म है किसकी बच्चों? आम की। वो कौन सी है? आम्रपाली, आम्रपाली। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी एचडीपी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी सुइटेबल है कौन सी? आपकी आम्रपाली, है ना। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों वो हो जाता है कौन सा? आम्रपाली। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है ना। हाई डेंसिटी प्लांटिंग और जो है छोटी या बौनी किस्म है आम की। ठीक, ऑप्शन सी देवेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही है। आप आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें बच्चों आपका जो है वैरायटीज की, तो बच्चों आम्रपाली सबसे जो है पहले है आम्रपाली, दशहरी और नीलम का क्रॉस है ना। ये संकर किस्म है ना। तो बच्चों किसका किस्म है? दशहरी और नीलम का क्रॉस है और नियमित फूल आते हैं और रेगिस्तानी किस्म है, डिजर्ट वैरायटी है ना। मल्लिका नीलम और दशहरी का क्रॉस, नियमित फल, मध्य ऋतु वाली है। रत्ना नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है, नियमित फूल आते हैं। सिंधु रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस,
विश्व में पहली बीज रहित किस्म है। अंबिका की बात करें तो अम्रपाली और जनार्दन पसंद का क्रॉस है, देर से पकने वाली किस्म है। अरुणिका की बात करें तो अम्रपाली और वनराज का क्रॉस है। पूसा पीतांबर अम्रपाली व लाल सुंदरी का क्रॉस है, पीले रंग की किस्म होती है, समान पैकेजिंग के लिए उपयुक्त और आयताकार फल के आकार के कारण इसे जो है पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। पूसा अरुणिमा अम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है, नियमित फूल आते हैं इसमें। पूसा लालिमा दशहरी और सेंसेशन का क्रॉस है, लाल रंग की किस्म, चमकीले लाल छिलके का रंग होता है। पूसा प्रतिभा आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है, नियमित फूल लाल छिलके का रंग। और आपका पूसा श्रेष्ठ आम्रपाली और सेंसेशन, नियमित फूल इसमें आपके आते हैं, रेगुलर बियरिंग आती हैं। सर सही चमक नहीं रही, सही चमक नहीं रही भैया, क्या मतलब कह रहे हो? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर सॉलिड नॉट फेड, एसएनएफ, है ना। जब हम वसा निकाल देते हैं तो उसके बाद जो सॉलिड बच जाता है या फिर ठोस पदार्थ बच जाता है, वसा रहित ठोस पदार्थ बच जाता है, एसएनएफ कंस्टिट्यूएंट इन बफेलो मिल्केज। भैंस के दूध में वसा रहित ठोस कितना होता है, एसएनएफ मानक क्या होता है, जल्दी से बताओ। 8.6%, 9.2%, 9.5%, 13.5%। स्टैंडर्ड फॉर एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट, किसके लिए बच्चों? बफेलो के लिए पूछा है। तो क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी? सही उत्तर बताइए जल्दी से। तो बच्चों सॉलिड नॉट या एसएनएफ की बात करें तो जो बफेलो मिल्क है इसमें 5 से 6% तो क्या होता है बच्चों, फैट, है ना। 5 से 6% तो होता है फैट। और सॉलिड नॉट फैट की बात करें तो यहां पर होगा 9.2, क्योंकि आपका एसएनएफ जो है 9% की समथिंग होता है, तो 9.2 यहां पर राइट आंसर हम लेके चलेंगे, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाए 9.2%, ठीक, ऑप्शन बी। देवेंद्र जी भी बी ऑप्शन जो है सही आंसर लिख रहे हैं। तो भैया आगे बात करें, आपके विभिन्न दूध के प्रकार हैं, उनके जो है फैट और एसएनएफ की बात करते हैं, है ना। जस्ट मिनट, ये हिल गया, जस्ट मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों, थोड़े से दिक्कत आ गई थी। जस्ट मिनट, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, एक मिनट। तो बच्चों बात करें टोन्ड मिल्क में फैट परसेंटेज की, तो 3% फैट होता है टोन्ड मिल्क में, और आपका 8.5% क्या होता है, एसएनएफ होता है, ठीक। डुअल टोन्ड मिल्क की बात करें, है ना, तो उसमें 1.5% फैट और 9% एसएनएफ होता है, ठीक। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क की बात करें तो इसमें आपका 4.5% तो फैट होता है और 8.5% क्या होता है, एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट। मिनिमम बात हो रही है यहां पर, न्यूनतम, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक। स्किम्ड मिल्क की बात करें तो इसमें 5.5% मैक्सिमम क्या होता है बच्चों, आपका फैट होता है और 8.7% एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट होता है। फुल क्रीम की बात करें तो इसमें 6% या जो फुल क्रीम मिल्क होता है इसमें 6% फैट होता है और 9% एसएनएफ होता है। रिकम्बाइंड मिल्क होता है उसमें 3% आपका फैट होता है और आपका 8.5% एसएनएफ होता है। मिक्स्ड मिल्क की बात करें तो 4.5% फैट और आपका जो है 8.5% एसएनएफ होता है। बफेलो मिल्क तो 5 से 6% तो इसमें फैट होता है और 9% होता है बच्चों इसमें एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट। काउ मिल्क की बात करें तो 3 से 4% फैट और एसएनएफ कितना होता है, 8.5 से 9%। गॉट एंड सीप मिल्क की बात करें तो 3.5% फैट होता है और 8.5 से 9% क्या होता है, एसएनएफ। बटर में 76% क्या होता है बच्चों, फैट। ये आपके एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड हैं जो आपके मिल्क के लिए दिए जाते हैं। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन आपको यही जो है एफएसएसएआई का पूछ लेगा, एनडीआरआई के अनुसार पूछ लेगा, यही डाटा आपका घूमता रहता है हमेशा, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन,
लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल की निचली परत है। कौन सी परत जो है वायुमंडल की निचली परत है? आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। कौन सी परत वायुमंडल की सबसे निचली परत है? वायुमंडल की निचली परत कौन सी है, बताइए जल्दी से। ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, मीसोस्फेयर, मध्य मंडल या ताप मंडल थर्मोस्फियर? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए बहुत बढ़िया आपका। 8 से 18% में नहीं होता बच्चों, 8 से 18 किलोमीटर में होता है ना, 8 से 18 किलोमीटर के बीच, है ना। तो जो आपका एक है क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, ये सबसे पहली परत होती है। ये लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक, है ना, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और नॉर्मल स्थिति में आपका 18 किलोमीटर तक ये परत होती है। जितनी भी जलवायु भी है जो घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। बादलों का बनना, है ना, बादलों का बनना हो, चाहे आपका ये कह सकते हैं पानी वर्षना हो, चाहे वायु की गति हो, सारी क्रियाएं आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। आपका जो क्षोभ मंडल है इसमें ऊंचाई बढ़ने से तापमान कम हो जाता है। मतलब ये कहें हाइट बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। किसमें? आपका ट्रोपोस्फेयर में। किसमें? आपका क्षोभ मंडल में जो है ताप ऊंचाई बढ़ने से तापमान कम हो जाता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका लैप्से रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैप्से रेट। ये समथिंग आपका 1 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग जो लैप्से रेट होता है वो आपका 6.5 डिग्री सी पर किलोमीटर होता है, 6.5 डिग्री सी होता है, ठीक। फिर बात करें स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, तो बच्चों इसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर है इसके बाद जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है बच्चों वो है आपका समताप मंडल। इसी में आपकी ओजोन परत होती है। इसमें क्या होती है बच्चों? ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है, ठीक। और यहां पर जो है शुष्कता पाई जाती है, या फिर कहें यहां पर वायु की गति बिल्कुल नॉर्मल होती है, या फिर कहें निर्वात होता है, जिस कारण से यहां पर एरोप्लेन के लिए उड़ने के लिए सबसे अच्छा है। फिर बात करें मीसोस्फीयर, मध्य मंडल, है ना, मीसोस्फीयर की बात करें तो यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक। और तापमंडल इसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। थर्मोस्फीयर आपका 80 किलोमीटर से आपका 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर होता है। कृष्णा एंड कंचन आर वेराइटी ऑफ, कृष्णा और कंचन प्रजातियां हैं आम की, आंवला की, गुआवा की या वेर की? कृष्णा और कंचन, कृष्णा और कंचन, जल्दी से बताओ किसकी किस्में हैं? कृष्णा और कंचन किसकी किस्में हैं? क्या होगा सही उत्तर? मैंगो की हैं, आम की हैं, आंवला की हैं या फिर कहें बच्चों अमरूद की हैं या वेर की हैं? तो भाई कृष्णा और कंचन की बात करें तो बच्चों ये आंवला की प्रजातियां हैं। किसकी हैं बच्चों? आंवला की। कृष्णा और कंचन किसकी प्रजाति है? आंवला की, है ना, वेराइटीज है। आंवला की वेराइटीज की बात करें या किस्मों की बात करें तो बनारसी यह प्रारंभिक किस्म है और संरक्षित है, मुरब्बा प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। फ्रांसिस या हाथी झूल यह फल परिगलन के प्रति संवेदनशील है। चकैया यह फल परिगलन से मुक्त है लेकिन वैकल्पिक फल देने की सबसे अधिक संभावना है। कंचन Na4 चकैया से चयनित है। कृष्णा Na5 बनारसी से चयनित। अभी कभी देखो, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया जो किस्म है वो किससे चयनित है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। Na6 अमृत चकैया से चयन है, यह कैंडी प्रसंस्करण के लिए अच्छी है। Na7 नीलम यह फ्रांसिस का एक अंकुर चयन है, यह प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। Na9 बनारसी से चयनित। Na10 आपका बलवंत अंगारा बोल्ड बनारसी किस्म से क्या है बच्चों? चयनित है। तो ये बच्चों आपकी आंवला की प्रमुख किस्में हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, Which one of the following is not a plant extracted pesticide? निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? निकोटीन, पायरेथ्रिन, एल्ड्रिन या रोटेनॉन? बताइए बच्चों, कौन सा पायरेथ्रम प्लांट सोर्स से नहीं निकला है या पौधे से नहीं निकला है? आंसर कीजिए। पौधे से नहीं निकला है, कौन सा पेस्टिसाइड पौधे से नहीं निकला है? तो बच्चों जल्दी से पहले आप आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसको, है ना। निकोटीन सबको पता है किससे मिलता है बच्चों? टोबैको से मिलता है, तंबाकू, है ना, तंबाकू से मिलता है, ठीक। पायरेथ्रिन आपको जो है प्लांट सोर्स है, रोटेनॉन आपका प्लांट सोर्स है, एल्ड्रिन नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर जो प्लांट सोर्स नहीं है वो है आपका एल्ड्रिन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है यहाँ। तो बच्चों प्लांट सोर्स इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की बात करें तो रोटेनॉन लैंकोकॉर्पस या डेरेसस एलेप्टिका की जड़ों से व्युत्पन्न है। पायरेथ्रम क्राइसैंथेमम सिनेरिफोलियम के फूलों से उत्पन्न होता है। अजाडेरिक्टिन नीम के बीज और पत्तियों से प्राप्त अजाडेरिक्टा इंडिका से। निकोटीन तंबाकू की निकोटियाना प्रजाति की जड़ों से भी उत्पन्न होता है या फिर कहें उत्पन्न होता है। तो ये आपके प्लांट सोर्स है जिससे आपका जो इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड हमारे प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर रिलेटेड टू, ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित स्वरोजगार से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार सृजन से, पॉवर्टी एलिविएशन गरीबी उन्मूलन से या उपरोक्त सभी से। ग्रामीण विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बच्चों हमारे यदि आपको एक गांव का विकास करना है तो एक तो आप क्या जोड़ दोगे कि भैया स्वरोजगार हो। जहां पर युवा हमारा है या फिर कहें जहां ग्रामीण क्षेत्र में युवा रह रहा है वहीं पर हमें रोजगार उत्पन्न करना है। स्वरोजगार मतलब ये कहें वो सेल्फ डिपेंड बने, है ना, कृषि की नई नई तकनीकें अपनाए, नए नए उद्यमों या फिर कहें संबंधित जो कृषि के संबद्ध क्षेत्र हैं उनमें कार्य करे। इसके लिए जो है आईसीआर एक आर्य योजना लाया था, है ना, ताकि युवाओं को स्वरोजगार या फिर कहें रोजगार प्रदान किया जाए। साथ में साथ रोजगार सृजन करना, मान के चलो एक व्यक्ति मछली पालन करता है तो उसको 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मुर्गी पालन करता है तो 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पशुपालन करता है 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, है ना। कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट या फिर कहे मिलिंग करता है या फिर कहे कोई दाल मिल लगाता है उसके लिए भी 4 लोग चाहिए होंगे। तो उससे क्या होगा भैया, रोजगार का सृजन होगा। पॉवर्टी एलिविएशन गरीबी उन्मूलन, भैया जब रोजगार मिलेगा पैसा आएगा तो गरीबी का उन्मूलन होगा। तो यहां पर उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाता है, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, ये सभी, है ना। अगला प्रश्न, द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की जो है स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1964, 1974, 1984 या 1986 में? कब हुई थी बच्चों प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना? जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी, सही उत्तर क्या हो जाता है? तो वही बात करें कृषि विज्ञान केंद्र जो कि जिला स्तर पर, है ना, क्या करता है बच्चों, जिला स्तर पर जो है किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए, कुशल प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्था है। पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया जिला स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो बच्चों कृषि विज्ञान केंद्र। इसकी स्थापना 1974 में कहां पर हुई थी बच्चों? पौंडीचेरी में हुई थी, पौंडीचेरी में हुई थी। अभी तक हमारे देश में 731 कुल केवीके हैं। केवीके कितने हैं बच्चों? 731। कृषि विज्ञान केंद्र की सिफारिश जो की थी बच्चों वो हुई थी मोहन सिंह मेहता समिति। किस समिति की सिफारिश पर? मोहन सिंह मेहता समिति। मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर जो है कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। ये पूछा जाता है कि भाई किसकी सिफारिश पर जो है आपका जो है केवीके की स्थापना की गई थी? मोहन सिंह मेहता। अब बच्चे ये पूछे हैं यूपी में कितने हैं, तो
तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में 86 केवी के हैं, 86। पूरे भारत में 731 प्लस है और आपके केवल उत्तर प्रदेश में 86 केवी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र है। इसकी सफलता, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया कृषि विज्ञान की सफलता का श्रेय किसे जाता है? तो बच्चों डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता का श्रेय जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया इसे वित्त कौन देता है? तो बच्चों यह जो है 100%, 100% केंद्र से वित्त प्रदान होता है, इसे केंद्र से, है ना। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसे वित्त देती है, किसे बच्चों? कृषि विज्ञान केंद्र को, है ना। अब देखो कृषि विज्ञान केंद्र की जो है निगरानी रखने के लिए, इसकी देखरेख के लिए 11 अटारी जून पूरे भारत में 11 अटारी जून डेवलप किए गए हैं, है ना, अटारी जून। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, 11 अटारी जून जो है डेवलप किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, The practice of cultivation in the water is termed as, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही खुशबू जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंडिंग करती है इसके लिए। एरोपोनिक्स, जियोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स या मोनोपोनिक्स? मोनोपोनिक्स जैसी कोई अवधारणा नहीं है ना। तो ये तीन ही ऑप्शन में से बताइए। जियोपोनिक्स, जियोपोनिक्स मतलब आपकी भूमि पर खेती करना, है ना। सी, सर पेड़ी गन्ना की शुरुआत कौन ईसा पूर्व में हुई थी? पेड़ी गन्ने की शुरुआत ये हम बता देंगे आपको, इतना डीप मत जाओ भाई, है ना। सी हाइड्रोपोनिक्स बिल्कुल सही है। जल कृषि या हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका पानी का संचार किया जाता है, किसमें? आपका पानी का संचार किया जाता है जड़ों के पास, और उसमें आपका न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन दिया जाता है, इसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। एरोपोनिक्स हवा में आपका एक है या वायु में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या फिर कहें जड़ों पे सीधा सॉल्यूशन का छिड़काव करके आपकी खेती करना, वो आपका एरोपोनिक्स, या हवा में आपकी खेती करना वो एरोपोनिक्स कहलाती है। ठीक, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स को हम वर्टिकल जो है एग्रीकल्चर के रूप में, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वाधर खेती का उदाहरण है, वर्टिकल एग्रीकल्चर का उदाहरण है, तो आपका एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स। एक और टर्म है बच्चों एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स का संबंध बच्चों आपका है, एक्वा मतलब एक है जलीय कृषि, जलीय कृषि, जलीय जीवों की कृषि, सॉरी जलीय जीव कृषि। इसमें आपका ऊपर फसल लगी होती है या पौधा लगा होता है और नीचे मछली पालन किया जाता है ना। एक्वा मतलब एक है मछली पालन और आपका जो है साथ में आपका जो है फसल उत्पादन, मछली पालन के साथ साथ फसलों की पानी में खेती क्या कहलाती है? एक्वापोनिक्स कहलाती है। इन तीनों टर्म्स को मिला के हम क्या कहते हैं? आपका ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कृषि कहते हैं। ठीक, अब देखो एक और टर्म पूछा जाएगा कि वर्टिकल खेती किसने दी, वर्टिकल फार्मिंग किसने दी? तो बच्चों ये दी थी गिलबर्ट एलिस बेली ने, गिलबर्ट एलिस बेली, गिलबर्ट एलिस बेली ने जो है वर्टिकल फार्मिंग टर्म दी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जस्टेशन पीरियड ऑफ काउ एज, गाय का गर्भकाल कब होता है? देखो गर्भाधान से लेकर जब तक जो है आपका बच्चे को जन्म नहीं दे देती गाय या भैंस, वो आपका गर्भकाल कहलाता है ना, या प्रसव काल कहलाता है, जस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो यहां पर गाय का जो है गर्भकाल पूछा है, जस्टेशन पीरियड पूछा है, कितने दिन का होता है? 283 285 दिन का, 290 से 292 दिन का, 270 से 272 दिन का, या 275 से 270 दिन का। भैंस का पता है कितना होता है?
गाय का तो आप सभी को पता होगा कि भैया 280 से 285 के बीच होता है। तो यहां पर 280 से 285 के बीच कौन सा है? ऑप्शन ए 283 से 285। आपका 290 से 292 के बीच किसका होता है? भैंस का होता है, वो फैलो का होता है। क्या बच्चों? जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल। गर्भाधान से लेकर आपका जो है बच्चे को जब तक जन्म नहीं देती, ठीक है, उसे हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल। ठीक, तो आगे हमने देखो कुछ चीजें आप लोगों के लिए बढ़िया से टेबल में सजो के रखी हैं। जानवर की यौवन आयु या फिर कहें पॉवर्टी एज, गर्भकाल, तापकाल और मधचक्र, है ना। तो हम इसे इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं, यौवन या पॉवर्टी एज। पॉवर्टी एज जब वो कहलाती है जब आपकी जो फीमेल एनिमल है वो आपका लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, मतलब एक है बच्चे के को जन्म देने के लिए परिपक्व हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉवर्टी एज या यौवन की आयु। गर्भकाल जस्टेशन पीरियड होता है। तापकाल हीट पीरियड होता है। हीट पीरियड की बात करें तो जब गाय जो है हीट में आती है या फिर कहें कंसेप्शन के लिए, मीटिंग के लिए रेडी होती है, वो हीट पीरियड होता है। मधचक्र, मधचक्र जो होता है आपका वो होता है आपका ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल मतलब गर्भ मेटिंग से लेकर सक्सेसफुल कॉन्सेप्शन तक, या फिर कहें आपका जब से मेटिंग हुई है उससे जो है गर्भाधान तक का जो समय होता है वो आपका ऑस्ट्रस साइकिल कहलाता है ना, जो कि आपका अलग अलग जो एनिमल है उनमें अलग अलग होता है। ठीक, तो भैंस की बात करें तो यौवन या एज ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो 28 से 30 महीनों में आती है। ठीक, गर्भकाल जो होता है 310 दिन का, सॉरी हमने 290 दिन गलत बता दिया था उससे, सॉरी सॉरी बच्चों, वो बाय मिस्टेक हमें ध्यान नहीं रहा। 310 दिन का गर्भकाल होता है भैंस का। तापकाल 24 घंटे हीट में रहती है। मधचक्र जो होता है ऑस्ट्रस साइकिल होता है 21 दिन का होता है। ठीक, गाय की बात करें तो 24 से 30 महीनों का जो है यौवन आयु पॉवर्टी एज होती है। जस्टेशन पीरियड जो होता है गर्भकाल 285 दिन का होता है। हीट पीरियड 18 घंटे और ऑस्ट्रस साइकिल इसका भी 21 दिन का होता है। ठीक, आगे बात करें भेड़ की या सीप की तो 9 से 14 दिन की पॉवर्टी एज या यौवन आयु होती है। 150 दिन का जस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है। हीट पीरियड 1 से 3 दिन का होता है और ऑस्ट्रस साइकिल 17 से 19 जो है दिन का होता है। सॉरी यहाँ पर दिन नहीं होगा, मधचक्र दिन का नहीं होता है बच्चों, सॉरी यहाँ तो दिन ही होगा, यहाँ आवर्स होगा, सॉरी बच्चों, 17 से 19 दिन। बकरी की बात करें तो 8 से 10 महीने क्या होती है आपकी पॉवर्टी एज, यौवन की आयु। गर्भकाल 150 दिन का होता है बकरी का। 2 से 3 दिन का तापकाल होता है। मधचक्र 22 दिन का होता है। सुअर का 8 से 10 दिन जो है महीने यौवन की आयु। 114 दिन का गर्भकाल होता है इसका। 1 से 5 दिन तापकाल होता है, हीट पीरियड और ऑस्ट्रस साइकिल 23 दिन का होता है। ऊंट की बात करें तो 36 से 48 जो है महीने यौवन आयु होती है। 391 दिन का जस्टेशन पीरियड, 3 से 5 दिन तापकाल और 10 दिन का क्या होता है बच्चों? मधकाल होता है। किसका बच्चों? आपका ऊंट का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है ना, डेवलपमेंट है ना, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। वो कहां पर स्थित है? कानपुर में, लखनऊ, हैदराबाद या गोरखपुर? तो बच्चों कानपुर में है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पर है आपका? कानपुर के अंदर है ना। लखनऊ में है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। और कौन सा है? बॉटेनिकल, इंडियन बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां पर है? लखनऊ में है। कैनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका लखनऊ में है। ठीक, हैदराबाद की बात करें तो यहीं पर है आपका NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है बच्चों हैदराबाद।
क्या हो जाता है, हैदराबाद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है हैदराबाद। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द क्लाउड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज। बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं वो कौन से के हैं? कौन से बादल कंटिन्यू बारिश कराते हैं? तो बच्चों, निम्बो स्ट्रेटस, सिरस, कॉम्यूलस या एट अल्टो कॉम्यूलस। कौन से बादल कंटिन्यू रेन कराते हैं या कंटिन्यू बारिश करवाते हैं? बताइए बच्चों, सही उत्तर क्या होगा, है ना? जो कंटिन्यू बारिश के लिए जो जिम्मेदार हैं वो कौन से बादल हैं? बताइए जल्दी से। ए बिल्कुल सही बच्चों, निम्बो स्टेटस। ये जो है काले घने बादल होते हैं और सबसे निम्न ऊंचाई पर होने वाले जो बादल हैं ये, ठीक, कौन से होते हैं? काले घने और निम्न ऊंचाई पर ये देखने को मिलते हैं। कौन से? आपके निम्बो स्टेटस, जो कि आपके क्षैतिज या फिर कहें खड़े तौर पर होते हैं। ये नॉर्मली जब बारिश की इंटेंसिटी इतनी होती है तो ये दिखाई भी नहीं देते। सिरस की बात करें तो ये आपके उच्च लेवल या फिर कहें सबसे ऊंचाई वाले क्या है, बादल हैं। कौन से बच्चों? आपके सिरस। सिरस बादल की बात करें तो सिरस बादल आपको रेशमी या नॉर्मली इस तरीके से देखने को मिलते हैं, या फिर कहें रेशम के रूप में धागे नुमा देखने को मिलते हैं सिरस। कॉम्यूलस की बात करें तो कॉम्यूलस बादल आपके मोटे एवं घने बादल हैं, जो कि आपके लैंड एरिया या फिर कहें या आपके जो ये कह सकते हैं कि जो आपका लैंड या फिर कहें पृथ्वी का क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलते हैं। सॉरी, आपका जो स्थलाकृति है ना, वहां देखने को मिलते हैं। और कॉम्यूलस जो बादल होते हैं गोभी के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? गोभी के आकार के। अल्टो कॉम्यूलस की बात करें तो अल्टो कॉम्यूलस अल्टो कॉम्यूलस की बात करें तो ये बादल रेखा नुमा या लहर नुमा चपटे गुंबद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये रेखा नुमा या लहर नुमा बादल होते हैं। इस तरह से लहराते हुए देखने को मिलते हैं। कौन से? आपके अल्टो कॉम्यूलस। ठीक, आगे चलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्केज, दूध का हिमांक बिंदु कौन सा है? कि भैया जो दूध है वो जम जाएगा। हिमांक बिंदु बताइए। -2 डिग्री सी, -0.59 डिग्री सी, -0.55 डिग्री सी या -0.560 डिग्री सी? बताइए हिमांक बिंदु कौन सा है, या फिर कहें फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है बच्चों आपका दूध का, मिल्क का? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर लिख दो। तो बच्चों -0.557 जो है दूध का हिमांक बिंदु होता है। तो ऑप्शन यहां पर यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है यहां पर। तो आगे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, किसकी बच्चों? दूध की। तो हमने देखो एसिडिटी जो दूध में होती है वो 0.14 से 0.18% के बीच होती है। पीएच जो दूध का होता है 6.5 से 6.7 होता है। कभी कभार पूछ लिया जाएगा कि भैया दूध का पीएच बताओ, तो कितना होता है? 6.5 से 6.7। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है दूध की 1.018 से 1.036 होती है। ठीक, डेंसिटी जो होती है वो होती है 1.027 से 1.033 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। विस्कोसिटी होती है 2 सेंटीपॉज। सरफेस टेंसर होती है 50 डायन पर सेंटीमीटर। और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0.575 डिग्री सी। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100.17 डिग्री सी। तो याद रखना ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी बच्चों? मिल्क की। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूज ऑफ लाइट ट्रैप फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट कम्स अंडर विच मेथड? फसलों को कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल या कर्षण द्वारा नियंत्रण, या फिर कहें आपका मैकेनिकल कंट्रोल या केमिकल कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण? किसके अंतर्गत आएगा? अगर ये लाइट ट्रैप्स का आप प्रयोग कर रहे हैं तो किस नियंत्रण के अधीन आएगा ये? बताइए सही उत्तर क्या होगा यहां पर? तो बच्चों लाइट ट्रैप्स का यूज करना या लाइट ट्रैप्स का
यूज करना क्या कहलाता है बच्चों? ये आ जाता है आपका यांत्रिक या मैकेनिकल आपका जो है कंट्रोल में, यांत्रिक नियंत्रण या मैकेनिकल कंट्रोल। आप चाहे जो है ये कहें कि फिजिकल रूप से या यांत्रिक रूप से आप जुताई करके या आपका प्रकाश में आपको उनको खुला छोड़ के कर रहे हैं तो वो आपका जो है मैकेनिकल में आ जाता है। जैविक नियंत्रण की बात करें तो जैविक कीटों या जैविक प्रक्रिया द्वारा या फिर कहें आपका जैविक जो आपके रसायन है उनका प्रयोग करके आप कंट्रोल कर रहे हो, या आपके जो जैविक एजेंट है या फिर कह सकते हैं इनके जो शत्रु हैं कीटों के, है ना, उनका प्रयोग करके कर रहे हो तो वो जैविक नियंत्रण कहलाता है। कल्चर द्वारा कर्षण मतलब कृषि क्रियाओं द्वारा जैसे फसल चक्र अपनाना, आपका जो है अलग अलग हेर फेर करके फसल को बोना, है ना। रासायनिक की बात तो आप जानते हैं केमिकल का प्रयोग करके, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का बच्चों, द इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। पौधों के प्राकृतवास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं, जलवायु कारक, मृदा कारक, एडेफिक फैक्टर या मृदीय कारक, स्थलाकृतिक या जैवीय कारक, फिजियोग्राफिक एंड बायोटिक फैक्टर या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। कौन से फैक्टर जो है पौधों के प्राकृतवास को क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित करते हैं। तो बच्चों बात करें तो यहां पर ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि देखो जलवायु कारक लगभग 50% जो है पौधों की उपज को प्रभावित करते हैं। मृदई कारक तो मतलब ये कहें मिट्टी की स्थिति, अगर भैया लवणीय और अम्लीय मृदा मिल जाए या नमक प्रभावित मृदा मिल जाए तो बच्चों काम खराब कर देगा, तो मृदीय कारक भी प्रभाव करता है। फिजियोग्राफी बायोटिक फैक्टर भी आपके जो है स्थलाकृतिक जैवीय कारक, मतलब ये कहें ऊंची नीची मृदा और जैवीय कारक भी यहाँ पर प्रभावित करने का काम करते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है और हमारी जो ऐप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों सारे एग्जाम की जितने भी यूपी में होते हैं, चाहे यूपी एलटी ग्रेड हो, चाहे आपका टीए हो, सारी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज, बुकलेट, टेस्ट पेपर या आपके जो बुकलेट्स है ना वही प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट जो आप कहते हैं वो बुकलेट्स के रूप में आप हमने जो है लाए हैं, ठीक है। और बैचेस और बुक सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पर। तो भैया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल हमारी जो ऐप है वो आपको दिखेगी विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से। मैंने पहले ही बता दिया कि विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से दिखेगी। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपका विजन एग्री एकेडमी के नाम से है। कृषि प्राविधिक सहायक का फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका यूपी जीके कंप्यूटर और कृषि जो कि 1 नवंबर से ही आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये आपको बैच पढ़ने वाला है 1,999 में, ठीक है। प्राइस है लेकिन आपको मिलने वाला है 999 में, 2 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और मीडियम रहने वाला हिंदी माध्यम में कंप्लीट बैच जो कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाला है। साथ ही गन्ना पर्यवेक्षक का भी 999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको बैच मिलने वाला है। फाउंडेशन बैच है जिसमें आपका यूपीजी के कंप्यूटर और कृषि जो है कंप्लीट करवाई जाएगी। कृषि प्राविधिक सहायक के लिए यदि आप स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं तो 7 किताबें कृषि की, है ना, और एक किताब आपकी जो है एमसीक्यू वाली 10,000 एमसीक्यू वाली मिलने वाली है 1999 में। ये भी हमारी ऐप पर उपलब्ध है। साथ में साथ प्रैक्टिस सेट 100 प्रैक्टिस सेट, 100 बुकलेट, है ना। इस तरीके से आपकी जो बुकलेट्स रहने वाली है ना। अब देखो, अब जैसे पेपर आता है, प्रश्न पुस्तिका आती है, प्रश्न पुस्तिका आती है, इस तरीके से आती है बुकलेट, है ना। तो इसी तरह से हमने प्रैक्टिस टेस्ट भी बना दिए अपने, है ना। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस टेस्ट हम प्रोवाइड करवाने वाले 100 बुकलेट्स में, है ना। तो वैकेंसी की बात करें तो बच्चों आपकी मार्च तक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी गन्ना पर्यवेक्षक और टीए की, ठीक है। और साथ में साथ गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 100 सेट पेपर हमने उपलब्ध करा दिए हैं। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, प्रैक्टिस बुकलेट जो कि आपकी 1 साल की वैलिडिटी 299 मिलने वाली है। और साथ में साथ आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज, हम देखो ज्यादा चीजें नहीं लगाते यहाँ पर, फिर आप लोग कहते हो कि सर आप प्रचार कर रहे हो, है ना, इसलिए ज्यादा चीजें नहीं लगाते। टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि मैक्स से मैक्स आपको कंटेंट दे। मैक्स से मैक्स क्यों बच्चों? ताकि आपका सिलेक्शन हो। अगर कि लो लेवल भी आए तो भी आपका सिलेक्शन हो, हाई लेवल भी आए तो भी आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपका जो है कल नेक्स्ट सेशन में शाम को 8 बजे। थैंक यू।
हाँ, हाँ,